आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी विषय हमें संदेश देने का काम करता है, हमें किसी न किसी संदर्भ में ज्ञान प्रदान करने का काम करता है। हमारे मन के अंदर वो सूचना चली जाती है। अब फिर उस सूचना का प्रभाव हमारे मन पर होता है और फिर सोचने समझने का हमारा एक प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। मन के अंदर प्रक्रिया चलती रहती है, कभी ना कभी हम सोचते हैं उस विषय पर। तो इसलिए ज्ञान की महत्ता हो जाती है, क्योंकि सत्वगुण से युक्त माना गया है ज्ञान को। क्योंकि सत्वगुण प्रकाशक होता है, प्रकाश से युक्त होता है, तो उसका हमारे चरित्र पर असर आता है। तो इसलिए ज्ञान और सत्संगति का बड़ा महत्व है। अच्छे लोगों के बीच रहने से भी बहुत सकारात्मकता जीवन में आती है। तो संपर्क का प्रभाव होता है जीवन में, वातावरण का, संपर्क का, संबद्धता का। तो नीति शास्त्र और आचार शास्त्र, ये विषय भी हमको ज्ञान देने का काम करेंगे। मानी सी बात है कि अब इससे हमको कुछ ज्ञान मिलेगा। अब भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो आचार शास्त्र किसे कहते हैं और नीति शास्त्र किसे कहते हैं। जैसे हम आचार शास्त्र को देखें तो प्राचीन काल में यानी भारतीय संदर्भ में नीति शास्त्र, इसी को आचार शास्त्र माना जाता रहा है। यानी आचार शास्त्र का मतलब है कि धर्म ग्रंथ जो हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जैसे मनुस्मृति है, नारद स्मृति और जितनी स्मृतियाँ हैं, या जो धार्मिक मूल्य हैं, उनका अनुपालन करना पड़ेगा। उसको वैसे ही अपने जीवन में फॉलो करना पड़ेगा। हम उसका मूल्यांकन ऐसे नहीं कर सकते, जैसे हैं वो बस वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। उचित अनुचित इसका मूल्यांकन लोगों के उसमें नहीं है, जिम्मे नहीं, बल्कि धर्मशास्त्री ही कोई परिवर्तन उसमें कर सकते हैं, उन्हीं को ये छूट रहती है बस। इसलिए आचार शास्त्र के जो भी निर्देश होते हैं वो धर्म ग्रंथ प्रदत्त होते हैं, गिवन होते हैं, वैसे ही वो दिए जाते हैं और उनका हमें आंख मूंद करके यानी उन बस अनुपालन करना होता है। तो ये आरोपित होते हैं, यानी ऐसी बातें, ऐसे निर्देश जिन्हें हमें हमारे ऊपर इनका आरोपण किया गया है, आरोपित हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं उनके मूल्यांकन के संदर्भ में, अनुपालन करना पड़ेगा बस। तो कर्ता यहाँ पर स्वतंत्र नहीं हो पाता, करने वाला जो होता है बस वो अनुपालन तक उसकी सीमा रहती है। उचित अनुचित का निर्धारण कर्ता के जिम्मे नहीं है। अगर हम अरस्तु के हिसाब से देखें तो अरस्तु नीति शास्त्र को सामाजिक मूल्य बताते हैं और समाज में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि समाज की अवस्था बदलती रहती है। तो इस आधार पर नैतिक मूल्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर आचार शास्त्र के मूल्य स्थिर प्रकृति के होते हैं, बदलाव नहीं होता। कुछ ही लोग धर्मशास्त्री बदलाव कर पाते हैं, यहाँ पर निरंतर बदलाव होता रहता है। ऐसा हो सकता है कि किसी भी समाज के जो भी नैतिक मूल्य होते हैं दूसरे समाज के लिए अनुचित हो, वो उचित न हो, अशुभ हो जाए, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर जो नीति शास्त्र के मूल्य होते हैं वो समाज के परिवर्तन के हिसाब से बदलते रहते हैं, स्थिरता नहीं होती है, बदल जाते हैं। समाज समय के साथ परिवर्तित होता है तो उसके मूल्य भी बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर कर्ता स्वतंत्र होता है, वो सामाजिक मूल्यों का मूल्यांकन करता है। उचित अनुचित का निर्णय कर्ता के ऊपर होता है। लोग ही डिसाइड करते हैं अंतःकरण से कि ये मूल्य सही है कि नहीं है। यहाँ स्वतंत्रता ज़्यादा रहती है कर्ता को, और विरोध भी किया जा सकता है। अगर मूल्य सही नहीं है तो उसका विरोध भी करने का अधिकार रहता है, और फिर उस विरोध में अगर व्यापकता आ गई तो फिर मूल्य बदल जाते हैं। तो परिवर्तन तो इसी हिसाब से होता है। इसलिए यहाँ पर नीति शास्त्र में कर्ता स्वतंत्र माना जाता है, यहाँ कर्ता परतंत्र होता है। यहाँ पर संदेश समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। कर्ता खुद मूल्यांकन करता है कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर कर्ता आरोपित होता है, उसको निर्देश दिए जाते हैं, ग्रंथों में रहते हैं, बस अनुपालन करना होता है। यहाँ आवाज़ नहीं उठाई जा सकती, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, इसकी बहुत स्वतंत्रता नहीं होती। यहाँ पर लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर लोगों को लगता है कि ये मूल्य सही नहीं है तो आवाज़ उठा सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, और फिर उसमें बदलाव भी किया जाता है। तो इस आधार पर नीति शास्त्र के मूल्य समय के हिसाब से गतिमान रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर जो आचार शास्त्र के मूल्य हैं वो परिवर्तित नहीं होते हैं, लगभग उनमें एक स्थायी पक्ष दिखाई पड़ता है, परिवर्तन का पहलू होता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही लोगों के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसलिए नीति शास्त्र में देखेंगे आप कि एक नीति शास्त्र में एक सामाजिक मूल्यों की बात की जाती है और आचार शास्त्र धार्मिक मूल्यों के अंतर्गत गिने जाते हैं। इसलिए नीति शास्त्र के अंदर बहुत व्यापक चिंतन मनन दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में किया गया। हमको लगता है कि ये नीति शास्त्र जो है वो ये कोई उसकी एक बस
नैतिक मूल्यों से ही ये संबद्ध होते हैं, कुछ ही होते हैं। इनमें बहुत व्यापकता है और इसी नीति शास्त्र की व्यापकता को देखते हुए भारत सरकार ने आईएएस की मुख्य परीक्षा में इसे चौथे पेपर के रूप में सम्मिलित भी किया है। बहुत निर्णायक ये इस परीक्षा हो जाती है क्योंकि एक एक नंबर से इधर उधर हो जाते हैं लोग। तो ऐसे में ये जो नीति शास्त्र होते हैं ये पूरी तरह से हमारी अपनी व्यक्तिगत परख कर लेते हैं कि हम क्या सोचते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ पर इंडिविजुअल अप्रोच ज़्यादा होता है, किताबी बातें उतनी रह नहीं पाती है, वो हमको लिखना पड़ता है वहाँ से, और फिर हमारा व्यक्तित्व तो उसी आंसर में कहीं ना कहीं चरितार्थ हो जाता है और परीक्षक समझ जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व के बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसीलिए उसको चौथे पेपर में रखा गया। यहाँ बहुत विविधता है। नैतिक मूल्य परिस्थितिजन्य होते हैं, कैसी परिस्थिति है, कैसे निर्णय करना है। इसलिए अधिकतर प्रश्न जो है वो एक परिस्थिति को दे करके पूछा जाता है कि ऐसे में आप होते तो क्या करते। तो इस आधार पर नीति शास्त्र बहुत व्यापक चिंतन दिखाई पड़ता है पाश्चात्य जगत में भी, भारत में भी। लेकिन बाद में भारत में इसमें बहुत विचार हुआ, इसलिए कि भारत में अधिकतर धार्मिक ग्रंथों में ही नैतिक मूल्यों का समावेश कर दिया गया है। जैसे कि संस्कृत के ग्रंथों में सूक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं, वो सब अधिकतर जीवन के अपने अनुभव से संबंधित होती हैं। और कालिदास और बहुत सारे नाटककार हैं, उन्होंने जो है भास वगैरह अपने जीवन का दर्शन कहीं ना कहीं बीच बीच में प्रस्तुत करते रहते हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि धार्मिक पक्ष नीति शास्त्र के संबंध में आचार शास्त्र से भारतीय संदर्भ में जुड़ा हुआ है, और नीति शास्त्र जो है वो पाश्चात्य दर्शन में धर्म से संबंधित नहीं है, वो पूरी तरह से नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। और बहुत व्यापक गहन चर्चा और बहुत बड़ा पुस्तकीय एक रूप दिखाई पड़ेगा। बहुत विशाल साहित्य नीति शास्त्र से संबंधित है। बड़े बड़े आचार्यों ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं अंग्रेजी भाषा में और दूसरी भाषाओं में, वो सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो एक विषय था, तो इस पर सोचा कि एक छोटा सा एक जो है प्रस्तुतिकरण दिया जाए ताकि इससे संबंधित भी हमें ज्ञान रहना चाहिए। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।